dark? Are you scared? अपने बेडरूम में जाकर मैंने अपनी सारी चीज़ों का जायजा लिया। फिर मैंने नीली जीन्स, नीली बुश शर्ट और ब्राउन जूते निकाल कर एक तरफ रख दिए। अलमारी में 1000 रुपए के करीब रकम थी। इस रकम को मैंने अपने बटुए में संभाल कर रख लिया। अपना आईडी कार्ड और दूसरे कागजात रोज़ की तरह अलमारी में रख दिए। मैं रोज़ अपना कार्ड और दूसरे कागजात इसी जगह तय करके रखा करता था। इसके बाद मैंने रेलवे टाइम टेबल निकाला और दिल्ली से आगे नागपुर मद्रास जाने वाली गाड़ियों के वक्त देखने लगा। आधी रात के बाद दिल्ली से कोई मेल गाड़ी नागपुर या मद्रास को नहीं जाती थी। सिर्फ एक ट्रेन 1:30 बजे रात को नई दिल्ली से सिर्फ आगरा तक जाती थी। शायद ये कोई पार्सल ट्रेन थी। मैंने यही सोचा कि यहाँ से निकलकर आगरा तक तो जाऊँ, वहाँ से दिन के वक्त नागपुर की कोई ट्रेन पकड़ लूँगा। मैंने टाइम टेबल मेज़ पर रख दिया और रेलवे स्टेशन फ़ोन करके मालूम किया कि नई दिल्ली से जो ट्रेन आगरा को चली है वो रात किस वक्त रवाना होगी। इंक्वायरी ने वही टाइम बताया जो टाइम टेबल में लिखा था। अब मैं ड्रामे के क्लाइमैक्स सीन के लिए तैयार थी। मैंने अलमारी से कपड़ों और दूसरी चीज़ों को निकाल कर कमरे में इधर उधर बिखेरना शुरू कर दिया। शेल्फ में से किताबें इस तरह नीचे गिराईं जैसे किसी ने घबराहट में तलाशी ली हो। जो खद्दर का कुर्ता पजामा मैंने पहन रखा था, इसे चप्पल समेत मैंने अपने पुराने चमड़े के ब्रीफकेस में साबुन, टूथपेस्ट और दूसरी सफरी चीज़ों के साथ ठूंस दी। इसके बाद नीली जीन्स और बुश शर्ट पहनकर बूट पहने। मेरे पास एक चाकू अलमारी में हर वक्त रहता था। ये कमांडो चाकू नहीं था, लेकिन इससे मैं कमांडो चाकू का ज़रूरत पड़ने पर काम ले सकता था। चाकू मैंने अपनी पतलून की अकबी जेब में रख लिया। फिर बेडरूम की बत्ती बुझाकर ड्राइंग रूम में आ गया। बड़े आराम से ड्राइंग रूम की दोनों कुर्सियों को कालीन पर यूं उल्टा कर डाल दिया जैसे किसी ने पाँव की ठोकरों से इन्हें दूर गिरा दिया हो। ड्राइंग रूम की बत्ती पहले ही बुझी हुई थी। इसके बाद जहाँ जहाँ मेरे हाथ की उंगलियाँ लगी थी वो जगह मैंने रुमाल से रगड़ कर साफ कर दी। अलमारी में से मैंने पजामे का अजार बंद ले लिया था। इस अजार बंद को मैंने दोहरा करके अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैंने बंद दरवाजे की दुर्ज में से बाहर बरामदे में झांक कर देखा। गोरखा चौकीदार बंदूक लिए बरामदे के आगे टहल रहा था। बरामदे में लगा हुआ बल्ब रोशन था। मैंने अपने तमाम इकदामात को पहले ही से तय कर रखा था। मुझे अपने चौकीदार को बंगले के अकब की तरफ लाना था। इस मकसद के लिए मैंने किचन की खिड़की को खोला और दूसरी तरफ जहाँ अंधेरा था टोकरी में से एक प्याज निकालकर जोर से दरख्तों में फेंका। इसकी आवाज़ पैदा हुई। मैंने खिड़की खुली ही रहने दी और भागकर ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ आ गया। दुर्ज में से झांका तो चौकीदार वहाँ था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और दीवार से लगकर इस तरफ बढ़ा जिधर चौकीदार गया था। मेरे लिए ये बेहद नाजुक लम्हात थे। मैं नहीं चाहता था कि चौकीदार मुझे देख ले। अगर वो देख लेता है तो मुझे इसे कत्ल करना लाजमी बन जाता था, जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं किचन की दीवार की तरफ आ गया। यहाँ अंधेरा था। मैंने गौर से देखा चौकीदार बंदूक हाथ में लिए झुककर सामने वाले दरख्त की तरफ बढ़ रहा था। औजार बंद मेरे हाथ में था। मैं भी झुककर कछुए की तरह चलता हुआ चौकीदार के पीछे पीछे चला। इससे शायद मेरे कदमों की आहट महसूस हो गई थी। वो पीछे मुड़ने ही लगा था कि मैंने इसके ऊपर छलांग लगा दी। गोरखे बड़े दलेर होते हैं मगर एक कमांडो का मुकाबला बहरहाल नहीं कर सकते। मैंने इसके ऊपर सिर्फ छलांग ही नहीं लगाई थी बल्कि इसकी गर्दन पर पीछे से अपनी कलाई की हड्डी से ज़रब भी लगा दी थी। मेरा ख्याल पीछे से इसकी गर्दन में औजार बंद डालकर इसे सिर्फ बेहोश करना था, लेकिन इसने ऐन वक्त पर पलट कर मुझे देखने की कोशिश की तो मेरे लिए सिवाय इस पर छलांग लगाने की और कोई चाराकार नहीं था। मेरी कलाई की ज़रब में पूरी ताकत मौजूद थी। चौकीदार आगे को गिरा। मेरी ज़रब ही बेहोश करने के लिए काफ़ी थी। मैंने इसके बावजूद जल्दी से हज़ारबंद इसकी गर्दन में डालकर इसे ज़ोर से कसा और फिर छोड़ दिया। हज़ारबंद इसकी गर्दन में ही रहने दिया। चौकीदार बेहोश हो चुका था। मैंने जेब से रुमाल निकालकर चौकीदार को गर्दन की अच्छी तरह से पोंछ दिया कि कहीं वहाँ मेरी उंगलियों का कोई निशान न रह जाए। मैं फ़ौरन वहाँ से उठकर बरामदे में आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे को बंद किया। बाहर से चटखनी नहीं लगाई। ब्रीफकेस जो मैंने दरवाजे के अंदर की जानिब पहले से रख दिया था हाथ में लिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने बंगले से निकलकर बाहर अंधेरी सड़क पर आ गया। इस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे। बड़ी सड़क पर आते ही मैंने नई दिल्ली के इलाके का रुख कर लिया। सिनेमाओं के आखिरी शो खत्म हुए थे और सड़क पर से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थी। मुझे टैक्सी की ज़रूरत थी। पैदल चलना मेरे लिए नुकसान का बाइस बन सकता था। कोई भी शनासा आदमी मिल सकता था या देख सकता था। मैं सड़क के किनारे नीम के एक दरख्त की ओट में खड़े होकर पीछे से आती किसी टैक्सी का इंतजार करने लगा। 1-2 टैक्सियां गुजरी मगर इनमें सवारियां बैठी हुई थी। मुझे उलझन होने लगी थी। ये मेरे मोहल्ले का इलाका था, वहाँ मेरा रुकना मुनासिब न था। मैं आगे चल पड़ा। बिजली का खंबा आया तो मैं इसकी रोशनी में से तेज़ी से निकल गया। 15-20 कदम ही चला होऊंगा कि पीछे से गाड़ी के इंजन की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा, ये टैक्सी भी भरी हुई थी। मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने इलाके से टैक्सी नहीं लेनी चाहिए। बहुत मुमकिन है कि बाद में जब मेरे अगवा की तफ्तीश शुरू हो तो पुलिस टैक्सी ड्राइवरों से भी पूछगिछ करे कि उन्होंने फ़लाँ रात को 12 बजे के बाद इस इलाके से किस सवारी को लिया था। इस ख्याल के जहन में आते ही मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मैं मोती नगर के इलाके से निकल गया। चौक में मुझे खाली टैक्सी मिल गई।
मैं पिछली सीट में इस तरह धंस गया कि बाहर से कोई मुझे देखने लगे। अगरचे रात के 12:30 का अमल होगा, मगर दिल्ली शहर के बड़े बाजारों में रात गए तक ट्रैफिक रहती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल सुनसान नहीं था। आगरा जाने वाले मुसाफिर सामान अंदर रखवा रहे थे। इनमें सिख और हिंदू कुंबे और इनके बच्चे भी थे। मैंने टैक्सी दूर ही रुकवा ली। लोग टिकट खरीद रहे थे। मैं कतार में खड़ा नहीं होना चाहता था। जब कतार खत्म हो गई तो मैंने आगरा तक का 2nd क्लास का टिकट लिया और अपने चेहरे को रुमाल से पोंछने के बहाने छुपाने की कोशिश करता हुआ इस प्लेटफॉर्म पर आया जहां आगरा की गाड़ी अभी नहीं लगी थी। इंतजार मेरे लिए काफ़ी असाब शिकन था। मेरे ब्रीफकेस में मेरा कुर्ता पजामा और चप्पल मौजूद थी। पहले मेरा ख्याल था कि रास्ते में किसी जगह इन्हें फेंक दूंगा, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि मुझे मेरी शब ख्वाबी के लिबास में गुंडों ने अगवा किया है। लेकिन अब सोचा कि अगर कपड़े मेरे साथ ही रहे तो क्या हर्ज है। प्लेटफॉर्म पर टहलने के बजाय मैं एक तनहा जगह देखकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मुसाफिरों ने प्लेटफॉर्म पर अपना सामान रखवा दिया था। कुली ट्रेनों के डब्बे के लगने का इंतजार कर रहे थे। कोई 20 मिनट के बाद एक इंजन शंट करता हुआ आया और प्लेटफॉर्म पर आगरा जाने वाली गाड़ी के डब्बे लगाकर आगे निकल गया। दूर से मैंने 2nd क्लास के कंपार्टमेंट को देख लिया था। तेज तेज चलता हुआ मैं कंपार्टमेंट में घुस गया। डब्बे की बत्तियां रोशन हो गई थी। मैं कोने वाली सीट पर बैठ गया और प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ मुंह निकाल कर इधर उधर तकने लगा। गाड़ी की रवानगी 1:30 बजे थी, मगर वो 1:45 बजे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। रात के पिछले पहर ट्रेन हजरत निजामुद्दीन, फरीदाबाद, मथुरा और राजा की मंडी जैसे बड़े स्टेशनों पर रुकती हुई आगरा छावनी पहुंच गई। राजा की मंडी भी दरअसल आगरा ही में है, मगर मुझे नागपुर के लिए गाड़ी आगरा ही से पकड़नी थी। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने बाहर जाकर नागपुर तक का 2nd क्लास का एक टिकट ले लिया। नागपुर एक्सप्रेस आगरा कैंट से सुबह 8:40 पर रवाना होती थी। इसे धौलपुर, ग्वालियर, झांसी, बुनिया, भोपाल, अटारसी और आमला से होते हुए दूसरे रोज दिन के वक्त नागपुर पहुंचना था। वस्ती भारत में ये काफ़ी लंबा सफ़र था। मैंने आगरा स्टेशन पर ही मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर लिया। गाड़ी में थोड़ी सी नींद भी कर ली। मैं आगरा से मद्रास तक का टिकट भी ले सकता था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मुझे शाम तक वहां बैठकर मद्रास मेल का इंतज़ार करना पड़ता, जो दिल्ली से आती थी। किसी न किसी तरह मैंने आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म पर दिन के 8 बजे। इसके बाद नागपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से आकर लग गई। 1 घंटे बाद ट्रेन नागपुर की तरफ रवाना थी। मैं 2nd क्लास कंपार्टमेंट में खिड़की के पास बैठा अक्टूबर की धूप में हरे भरे खेतों को पीछे की तरफ जाते दिख रहा था और सोच रहा था कि अब तक मेरे अगवा की खबर सबको मालूम हो गई होगी। चौकीदार भी होश में आ गया होगा और इसने फ़ोन करके सुजाता को बुला लिया होगा। सुजाता ने मेरे चीफ मिस्टर तिवाड़ी को फ़ोन किया होगा, जिसने बंगले पर पहुंचते ही तफ्तीश शुरू कर दी होगी। बंगले में अपने बेडरूम की मैं जो हालत बना कर आया था, इससे यही साबित होता था कि मुझे गुंडों ने अगवा किया है और मैंने अगवा होने से पहले मुजाहमत भी की थी। सुजाता ने मिस्टर तिवाड़ी को यह भी बता दिया होगा कि मैंने इनसे इन गुंडों का जिक्र भी किया था, जो मुझसे 1 लाख रुपया मांग रहे थे, और मैंने भी कहा था कि मैं मिस्टर तिवाड़ी से सुबह बात करूंगा, क्योंकि इस सिलसिले में सिर्फ इन्हीं पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इसका असर मिस्टर तिवाड़ी पर ज़रूर हुआ होगा और इन्हें ये यकीन करने में कोई शुबा नहीं होगा कि मैं सचमुच जराइम पेशा और ब्लैकमेलर किस्म के गुंडों के हत्थे चढ़ गया हूँ। ऐसी सूरत में ये कुदरती अमर था कि मिस्टर तिवाड़ी ने पुलिस को रिपोर्ट कर दी होगी और इनकी वजह से पुलिस कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हरकत में आ गई होगी और मुमकिन है भोपाल और झांसी की पुलिस को भी खबरदार कर दिया गया हो। चुनाचा मेरे लिए ये भी ज़रूरी हो गया था कि भोपाल, झांसी और नागपुर तक की पुलिस से खबरदार रहूं। नागपुर से निकलने के बाद मैं अपने आप को पुलिस से किसी हद तक महफूज समझ सकता था। नागपुर एक्सप्रेस छोटे छोटे स्टेशन छोड़े जा रही थी। धौलपुर आया, फिर ग्वालियर ट्रेन रुकी तो मैं पुलिस की नज़रों से बचने के लिए ऊपर वाली बर्थ पर जाकर लेट गया था। इस तरह आंख मचोली खेलता हुआ झांसी से भी आगे निकल गया। भोपाल आया तो रात का अंधेरा छा चुका था। अब मैं काफ़ी हद तक बेफिक्र हो गया था। यहाँ तक पुलिस को मेरी तस्वीर कहाँ मुहैया की गई होगी। रात को भोपाल स्टेशन पर 2nd क्लास के मुसाफिरों को खाना दिया गया। खाना खाकर मैं भी सो गया। बीच बीच में आंख खुलती तो ट्रेन तेज़ रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। दूसरे दिन भी ट्रेन रवां थी। दोपहर के वक्त अटारसी का स्टेशन आ गया। एक बड़ा जंक्शन था। यहाँ से मशरिक की तरफ जबलपुर, कटनी और मगरिब में खंडो, भोसावल, जगला और बम्बई को गाड़ियाँ जाती थी। अभी सूरज पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ था। गाड़ी नागपुर के अजीमुशान स्टेशन में दाखिल हुई। किस्सा मुख्तसर, मैंने नागपुर से मद्रास मेल पकड़ी और वारदा, चंदारपुर, रामागंदम, वरिंगल से होता हुआ बीजवाड़ा पहुंचा। इन सारे इलाकों से मैं पहले भी गुजर चुका था। यहाँ ट्रेन आधे घंटे तक रुकी रही। यहाँ से रवाना होकर गंटोर, नीलोर और अराकू नाम जैसे बड़े बड़े शहरों को पार करती हुई आखिर मद्रास के दूसरे बड़े स्टेशन एगमोर पहुंचकर रुक गई। अब मैं बहुत हद तक आज़ादी से चल फिर सकता था, क्योंकि ये सूबा ही दूसरा था। यहाँ तमिलनाडु का सूबा था। आगे फिर भारत की निचली तपोन तक एक रात एक दिन का सफ़र दरपेश था।
मद्रास स्टेशन के सेकंड क्लास वेटिंग रूम में मैंने गुस्ल किया, खाना खाया और पता किया कि धनुषकोडी को जाने वाली गाड़ी कब छूटती है। रात हो गई थी। धनुषकोडी भारत की तकोन का जनूब मशरिक की जानिब आखिरी रेलवे स्टेशन है। इसके आगे 25 मील की एक समुद्री खाड़ी है, जिसके दूसरे किनारे पर श्रीलंका का मुल्क शुरू हो जाता है। मैं इस सफ़र को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहता था। अब ये समझ लीजिए कि मद्रास से मैंने जो ट्रेन पकड़ी, इसने मुझे सारी रात और दूसरे दिन के सफ़र के बाद शाम के वक्त धनुषकोडी पहुंचा दिया। आजकल ये इलाका तामिल गोरिलों की सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। इस ज़माने में ये तहरीक अपने इब्तदाई दौर में थी और सिर्फ तामिल और सिन्हाली एजेंटों की खुफिया सरगर्मियों तक ही महदूद थी। इस वजह से श्रीलंका में हालात पुरसुकून थे और जाफना का शुमाली इलाका भी अभी तामिल गोरिलों और सरकारी फौजों की तबाही का मरकज़ नहीं बना था। धनुषकोडी से मैंने एक बहरी जहाज़ में सवार होकर खाड़ी को पार किया और श्रीलंका की छोटी सी बंदरगाह टाली मनार पर उतर पड़ा। यहाँ से एक ट्रेन मिली जो कोलंबो शहर को जाती थी। गोया मैं अपनी मंजिल पर पहुँचने ही वाला था। कोलंबो तक का सफ़र भी बड़ा तवील था। बहरहाल ये सफ़र भी कट गया और मैं कोलंबो दारुल हुकूमत के 2 बड़े रेलवे स्टेशनों से एक बड़े रेलवे स्टेशन मुरादाना पहुँच गया। यहाँ अक्टूबर के आखिर में भी मौसम हबस आलूद था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मेरे पास अभी तक काफ़ी रकम मौजूद थी। कोलंबो मेरा देखा वाला शहर था। इससे पहले भी मैं यहाँ की सियाहत कर चुका था। मैं एक होटल में आ गया। रात हो गई थी। कोलंबो शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। मैं अपने एजेंट से सुबह मुलाकात करना चाहता था। चुनाचा वो रात मैं अपने होटल के कमरे में जी भर कर सोया। सुबह उठा तो दिन चढ़ आया था। मेरी थकान दूर हो चुकी थी। मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। नीली पतलून और बुश शर्ट मैंने शाम ही को होटल के बैरे को लॉन्ड्री के लिए दे दी थी। सुबह वो दोनों कपड़े धुलवा कर और इस्त्री करवा कर ले आए। मैं रात को अपने कुर्ते पाजामे में सोया था। नहाने के बाद मैंने नाश्ता किया, कपड़े तब्दील किए। ब्रीफकेस में कुछ भी नहीं था। टूथब्रश और शेविंग का सामान निकाल कर मैंने पतलून की जेब में रख लिया। कमरे को मुकफ़ल किया। लॉबी में आकर चाबी काउंटर पर दी और होटल से बाहर निकल आए। यहाँ से टैक्सी पकड़ी और इसे बोरीला जंक्शन की तरफ जाने को कहा। बोरीला जंक्शन एक चौक है जहाँ से एक सड़क टेम्पल रोड के नाम से बुद्ध मंदिर की तरफ जाती है। मैंने टैक्सी छोड़ दी, सिगरेट सुलगाया और बड़े इत्मीनान से कदम उठाता हुआ टेम्पल रोड के फुटपाथ पर चल पड़ा। मैं जिस तरफ चल रहा था बुद्ध मंदिर इसी तरफ आता था। इस मंदिर के सामने कोई इंग्लिश बुक हाउस था जो मेरा टारगेट था। अपना कोडवर्ड मुझे याद था। बॉस ने मुझे अपने एजेंट का जो कोडवर्ड बताया था इसे मैंने अज़बर कर लिया था। ये था, यहाँ सूरजमुखी के फूल नहीं होते। वैसे भी मुझे अपने एजेंट के बारे में निशानी बता दी गई थी कि इसके माथे पर ज़ख्म का एक निशान है। मेरी तस्वीर इसे पहुंचा दी गई थी। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि चूँकि मेरी शक्ल पहले ही मरने वाले कैप्टन रामकिशन मेहता से काफ़ी हद तक मिलती थी, इसलिए मेरे चेहरे की ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी नहीं करनी पड़ी थी और सिर्फ नाक के बांसे को ऊपर से ज़रा ऊंचा कर दिया गया था। चुनाचा मेरी पुरानी तस्वीर और मुझ में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। लाजमी बात थी कि मेरे बॉस ने अपने कोलंबो वाले एजेंट को यह भी बता दिया होगा कि मेरी नाक की थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। ये तदाबीर महज एहतियात के तौर पर इख्तियार की गई थी, वरना मेरा कोडवर्ड ही मेरी शनाख्त के लिए काफ़ी था। चलते चलते मैं बुद्ध मंदिर के करीब आ गया। यहाँ आकर दुकानें ख़त्म हो जाती थी और मंदिर का जंगला शुरू हो गया था। जंगले के ऊपर मंदिर को जाने वाली सीढ़ियों के पास इमली का एक घना दरख्त था। मैं यूं दरख्त और मंदिर को तकने लगा जैसे कोई सियाह हूँ। इस वक्त ख्याल आया कि मुझे कैमरा ज़रूर अपने गले में लटका लेना चाहिए। बहरहाल मैंने एक निगाह गलत अंदाज सामने वाले बुक हाउस पर डाली। ये एक छोटी सी दुकान थी जिसकी पेशानी पर बोर्ड लगा था। बोर्ड पर सिन्हाली और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में इंग्लिश बुक हाउस लिखा था। सिन्हाली ज़ुबान ना तो मैं पढ़ सकता था ना बोल सकता था। क़यास यही था कि सिन्हाली में भी इंग्लिश बुक हाउस ही लिखा हुआ होगा। दुकान के अंदर 2 सीढ़ियाँ चढ़कर रास्ता जाता था। दाएं जानिब छोटा सा काउंटर था और अंदर शेल्फों में किताबें लगी थी। मैंने सांवले रंग के एक दुबले से आदमी को काउंटर पर बैठे हुए देखा। वो किसी रजिस्टर पर झुककर कुछ लिख रहा था। सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, फिर भी दूर से मुझे इसके माथे पर ज़ख्म का निशान नज़र नहीं आ रहा था। मुझे इसके पास जाना था। दिन के 10 बजे का वक्त होगा। बाजार में ट्रैफिक चल रही थी। कोलंबो की टेम्पल रोड पर से ट्राम भी गुजरती है। सिन्हाली औरतें और मर्द अपने मखसूस लिबास यानी धोती और कुर्ते में आ जा रहे थे। आसमान इस वक्त भी अबर आलूद थे। फिजा में हबस थी। मैं सड़क पार करने ही वाला था कि मैंने देखा कि कुछ लड़कियां किताबों की दुकान में दाखिल हुई हैं। मैं वहीं रुक गया। वहाँ खड़े रहना भी मुनासिब नहीं था। मैं बुद्ध मंदिर के आगे से गुजरकर लकड़ी के खोखे नुमा एक चाय खाने के बाहर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ मजदूर किस्म के सिन्हाली लोग पहले ही से वहाँ बैठे चाय पी रहे थे और तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैंने भी चाय मंगवाई और चाय का गिलास हाथ में लेकर चुस्कियाँ भरने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं किताबों की दुकान को देख लेता था। लड़कियाँ अभी तक दुकान में ही थी और दुकानदार इन्हें किताबें और कापियाँ वगैरह दिखा रहा था। मैं अभी तक ये नहीं जान सका था कि ये जो अपना एजेंट है ये किस सूबे का रहने वाला है। इसकी सांवली रंगत बता रही थी कि वो जुनूब का है, लेकिन कद लंबा है जिससे ये सबूत मिल रहा था कि वो शुमाल यानी पंजाब का है।
मैं चाय आहिस्ता आहिस्ता पी रहा था ताकि ज़्यादा देर तक वहाँ बैठा रहूँ। मैंने नाटे कद के एक आदमी को देखा कि वो चाय वाले खोखे के सामने मुझसे कोई 10-15 फीट के फासले पर लकड़ी की कुर्सी पर आकर बैठ गया। इसने दुकानदार से सिनहाली में हंसकर कोई बात की, फिर चाय का गिलास मंगवाकर चाय पीने लगा। मैंने कोई ख्याल ना किया, ये आदमी शक्लो सूरत से भी सिनहाली यानी कोलंबो का रहने वाला ही लगता था। इसकी उम्र 40 के करीब होगी। सर के घुंघराले बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी झलक रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए सामने वाली दुकान पर एक बार फिर निगाह डाली। वो कमबख्त लड़कियां अभी तक दुकान के अंदर ही थी। मैं बाजार में आते जाते लोगों और गाड़ियों को तकने लगा। एक ट्राम टन टन का शोर मचाती हुई गुजर गई। गैर इरादी तौर पर मेरी निगाह सिनहाली आदमी पर गई तो मैंने महसूस किया कि वो इससे पहले मुझे तक रहा था। निगाहें चार होते ही इसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। मैं चौकन्ना हो गया, फिर सोचा कि चूंकि मैं शक्लो सूरत से सिनहाली नहीं लग रहा, जिस्म भी ताकतवर है, कद भी लंबा है, इसलिए कुदरती तौर पर यह शख्स मुझे महज तजस्सुस की खातिर देख रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने अचानक इसकी तरफ देखा तो इस बार भी इसकी नज़रें अपने चेहरे पर जमी हुई पाई। अब मैं मुहतात होकर बैठ गया। मुझे यकीन सा होने लगा कि ये शख्स कोलंबो के इंटेलिजेंस के महकमे से ताल्लुक़ रखता है और चूँकि मैं एक नया आदमी हूँ इसलिए मुमकिन है मेरी निगरानी कर रहा हो। जो कुछ भी था, मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता था कि कोई मेरी निगरानी करे। मेरे सामने तो एक इंतहाई अहम मिशन था जिसे हर हालत में मुझे कामयाबी से हमकनार कराना था। मैंने इस वक्त अपने एजेंट से मुलाकात करने का इरादा मुलतवी कर दिया। सिगरेट सड़क पर फेंक कर उठा, दुकानदार को चाय के पैसे दिए और टेम्पल रोड पर आगे की जानिब चल पड़ा। टेम्पल रोड आगे जाकर बमला पट्टी के इलाके की तरफ घूम जाती है। मुझे इन सारे रास्तों और सड़कों का इल्म था। अगर मैं बमला पट्टी के चौक से दाएं सड़क पर चला जाऊं तो कोलंबो के सबसे गुंजान इलाके पटिया में पहुंच जाता, जहां गल्ला मंडी होने की वजह से हर वक्त रश रहता था। मैं चलता चला जा रहा था। अभी तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जब मैं टेम्पल रोड को छोड़कर बमला पट्टी वाली सड़क पर मुड़ने लगा था तो सामने से आती किसी गाड़ी को देखने के बहाने मैंने पीछे घूम कर देखा। मेरे होंठ अपने आप भींच गए। मुश्तबा सिनहाली अजनबी मेरे ताकुब में चला रहा था, मेरा पीछा कर रहा था। जो अजनबी सिनहाली मेरा ताकुब कर रहा था इंतहाई अय्यार शख्स था। वो मुझे सड़क के किनारे रुकता देखकर बिल्कुल नहीं रुका, बल्कि अपनी नपी तुली रफ्तार में चलता हुआ फुटपाथ पर मेरे पीछे से गुजर गया। मैं सड़क क्रॉस करके बमला पट्टी वाली सड़क पर आ गया। यहाँ मुझे खाली साइकिल रिक्शा नजर आया। मैंने हाथ देकर इसे रोका। इसमें बैठने के बाद रिक्शा वाले को लाइट हाउस की तरफ जाने का कहा। रिक्शा कोलंबो की कुशादा सड़क पर आगे एक तरफ रवाना हो गया। मैंने पटिया की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया था। लाइट हाउस की जानिब कारगिल नाम का एक बहुत बड़ा 3 मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर था। अगर ये सिनहाली वाकई मेरा ताकुब कर रहा था तो मैं इसे कारगिल स्टोर में जल देने में कामयाब हो सकता था। मुझे मालूम था कि स्टोर के अकब में भी 3 दरवाजे। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखा। साइकिल रिक्शा मुख्तलिफ सड़कों पर से होता हुआ इस बड़ी सड़क पर आ गया जो आगे जाकर लाइट हाउस वाली सड़क से मिल जाती थी। इस सड़क पर दाहिनी जानिब कारगिल स्टोर था। यह सड़क काफ़ी बड़ी थी और इस पर गाड़ियां आ जा रही थी। दूर से मुझे लाइट हाउस का मीनार नजर आने लगा। इसके करीब जाकर मैंने रिक्शे वाले को कारगिल स्टोर की तरफ मुड़ने के लिए कहा। कारगिल स्टोर के बाहर गाड़ियां कतारों में पार्क की गई थी। मैं रिक्शे से उतरकर स्टोर में दाखिल हो गया। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ तो एक तरफ सफ़ेद रंग के घोड़े का मुजस्मा मिलता है जो लकड़ी का बना हुआ है। स्टोर में काफ़ी लोग थे। इनमें औरतें भी थी जिन्होंने साड़ियाँ पहन रखी थी। मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घूम फिर कर चीज़ों को देखता रहा। एक जगह से मैंने यूं ही शेविंग क्रीम उठा ली। इसकी कीमत मैंने स्टोर के पिछले 3 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे पर लगे काउंटर पर अदा कर सकता था। अभी मैंने जानबूझकर स्टोर के एक भी दरवाजे का रुख नहीं किया था। मैं ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि वो पुरस्कार सिनहाली स्टोर में मौजूद है कि नहीं। मैंने शेल्फ में लगी चीज़ों को देखने के बहाने स्टोर की चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे वो सिनहाली जो मेरा पीछा कर रहा था कहीं नजर न आया। मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ। मैं सोचने लगा कि ये मेरा वहम था, वो आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा है। अब मैंने फैसला किया कि स्टोर के अकबी दरवाजे से निकल कर टैक्सी को पकड़ूंगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर कर कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस टेम्पल रोड पर आ जाऊंगा, क्योंकि बहरहाल मेरा अपने एजेंट से मिलना इंतहाई ज़रूरी था। शेविंग क्रीम मेरे हाथ में थी। मैं स्टोर के मुख्तलिफ शोबों में से घूमता हुआ स्टोर के तीसरे अकबी दरवाजे पर आ गया। यहाँ काउंटर पर शेविंग क्रीम की कीमत अदा की और स्टोर से बाहर निकलकर फुटपाथ पर खड़ा होकर किसी खाली टैक्सी को देखने लगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मुस्कुराते हुए टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से गाल रोड पर चलने को कहा। गाल रोड कोलंबो की सबसे कुशादा और बड़ी सड़क है। मैंने सोचा कि इधर उधर घूमने फिरने के बजाय बेहतर है कि मैं साहिल समुंदर पर चलकर कुछ वक्त गुजार लेता हूँ। टैक्सी लाइट हाउस वाले इलाके से निकलकर गाल रोड पर आई तो समंदर की नमी फिजा में महसूस हुई। गाल रोड के एक जानिब बंगले बने हुए थे। हर 4 बंगलों के बाद दरमियान से एक छोटी सी सड़क सीधी समंदर की तरफ जाती है। माउंट लेवनिया क्लब साहिल समंदर का बहुत बड़ा मशहूर क्लब है और इसके करीब ही गोल्फ फेस होटल भी है जो कोलंबो का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है और जहां गैर मुल्की मेहमानों को भी ठहराया जाता है।
माउंट लेबनिया वाले साहिल पर आकर मैंने टैक्सी छोड़ दी। मेरे सामने नीला समंदर दूर तक फैला हुआ था। कोलंबो का बीच बड़ा खूबसूरत और दीदा ज़ेब है। समंदर की लहरें दूर दूर से आकर साहिल की रेत को चूम कर वापस चली जाती हैं। साहिल पर नारियल के दरख्तों की कतारें दूर तक चली गई हैं। इन दरख्तों के नीचे सिनहाली मजदूर औरतें और मर्द कहीं कहीं नारियल की छाल के रस्से बुनते भी नजर आ जाते हैं। सिनहाली औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा जफाकश होती हैं। आमतौर पर इनका रंग काला या गहरा ब्राउन होता है। वो काम करते हुए कभी कभी सिनहाली लोक गीत भी गाने लगती हैं। मैं साहिल समंदर पर नारियल के एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गया कि मेरा चेहरा सड़क की जानिब था। साहिल समंदर पर आम तौर पर शाम को रश होता है। इस वक्त बीच तकरीबन खाली था। सिर्फ चंद एक गैर मुल्की जोड़े पतलूनों के पांचे उठाए समंदर की लहरों में दौड़ लगा रहे थे। मेरी निगाहें सड़क पर मुश्तबा सिनहाली को देखने की कोशिशों में थी, जो यहाँ भी नहीं थी। अब मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स मेरा ताकुब नहीं कर रहा था। मैंने खामखा इस पर शक किया था। मैंने वहाँ बैठे बैठे एक सिगरेट फूंका और उठकर नारियल के दरख्तों में चलने लगा। मैं चाहता था कि कम से कम एक आध घंटा मैं इसी तरह गुजार दूँ। मैं पूरी तरह अपने आप को महफूज करना चाहता था, ताकि जब मैं अपने एजेंट से मिलने वापस टेम्पल रोड पर जाऊँ तो मेरे दिल में ज़रा सा भी ये शक ना हो कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।